150 साल बाद धरती पर आने वाली आसमानी आफत के खुलेंगे रहस्य। सोने से भी कीमती है एस्ट्रॉयड बेनू का नमूना। नासा का स्पेस कैप्सूल धरती पर उतरा। एस्ट्रॉयड बेनू खोलेगा पृथ्वी पर जीवन का रहस्य। धरती के लिए खतरनाक उल्कापिंड का सैंपल लिया। 643 करोड़ किलोमीटर की यात्रा कर लौटा नासा का यान। ओसिरिस रेक्स मिशन 7 साल के इंतजार के बाद अंतरिक्ष से आया बेनू है क्या? इससे नासा को क्या हासिल होगा? नासा को ने रविवार को एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। दरअसल अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का एक कैप्सूल क्षुद्र ग्रह बेनू का नमूना लेकर हमारी पृथ्वी पर उतरा है। धरती पर उतरे सैंपल से वैज्ञानिकों को सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में अधिक जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी। नासा को इस सफलता के लिए 7 साल का इंतजार करना पड़ा है। लिहाजा सवाल उठते हैं कि धरती पर उतरा नमूना है क्या? इसके लिए भेजा गया मिशन ओसिरिस रेक्स क्या था? नमूने के धरती पर उतरने के बाद क्या हुआ? इससे वैज्ञानिकों को क्या हासिल होगा? इस नमूने की अहमियत क्या है? चलिए समझते हैं। पहले जानते हैं कि धरती पर उतरा नमूना है क्या। नासा का एक कैप्सूल क्षुद्र ग्रह बेनू का नमूना लेकर हमारी पृथ्वी पर उतरा है। इसे भारतीय समय अनुसार रविवार रात 8:22 पैराशूट के जरिए यूटा रेगिस्तान में उतारा गया। यह रेगिस्तान अमेरिकी रक्षा विभाग के यूटा परीक्षण और परीक्षण रेंज में आता है। एजेंसी के मुताबिक नमूने में करीब 250 ग्राम क्षुद्र ग्रह चट्टानें और मिट्टी हैं। वैसे तो ये बहुत कम है, लेकिन समझने के लिए बहुत है। जब इस कैप्सूल ने पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश किया, उस समय इसकी गति 44,498 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इतनी गति बंदूक से निकली गोली से 15 गुना से भी अधिक मानी जाती है। इस सफलता पर नासा प्रशासक बिल नेल्सन ने वैज्ञानिकों की टीम को बधाई दी। नेल्सन ने कहा, ओसिरिस रेक्स टीम को बधाई, आपने यह किया। यह कुछ असाधारण चीज लेकर आया। इसे पृथ्वी पर अब तक प्राप्त सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह नमूना बताते हुए एजेंसी प्रमुख ने कहा, यह मिशन साबित करता है कि नासा बड़े काम करता है। ऐसी चीजें जो हमें प्रेरित करती हैं, ऐसी चीजें जो हमें एकजुट करती हैं। यह मिशन असंभव था जो संभव हो गया। अब जानते हैं कि ओसिरिस रेक्स मिशन है क्या। जिस मिशन के जरिए नासा ने यह कारनामा किया है, उसका अर्थ है ऑरेंजेस स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगोलिथ एक्सप्लोरर। ये फुल फॉर्म है ओसिरिस रेक्स का। इस मिशन ने 7 साल पहले 2016 में उड़ान भरी, फिर 2018 में बेनू क्षुद्र ग्रह की परिक्रमा शुरू की। 2020 में अंतरिक्ष यान ने नमूना इकट्ठा किया। अंततः पृथ्वी पर आने के लिए मिशन ने मई 2021 में अपना लंबा सफर शुरू किया। मिशन ने बेनू और वापसी तक कुल 6.22 अरब किलोमीटर की यात्रा की। नमूने के धरती पर उतरने के बाद क्या हुआ? 4 हेलीकॉप्टरों ने रिकवरी और रिसर्च टीम को लैंडिंग साइट पर पहुंचाया। यह सुनिश्चित करने के लिए टीम ने जांच की कि कैप्सूल किसी भी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था। टीम ने पुष्टि की कि लैंडिंग के दौरान कैप्सूल में कोई क्षति नहीं आई। मिशन के कार्यक्रम प्रबंधक सैंड्रा फ्रायड ने कहा कि महीनों से इस काम के लिए रिकवरी टीमें ट्रेनिंग ले रही हैं। इन्होंने कैप्सूल के सुरक्षित होने पर उसे दोबारा कब्जे में ले लिया। कैप्सूल जब धरती पर प्रवेश किया तो उसका तापमान 2760 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। टीम ने यह भी सुनिश्चित किया कि कैप्सूल की बैटरी न फटे और ना ही कोई जहरीला धुआं लीक हो। बाद में वैज्ञानिकों की एक टीम ने लैंडिंग स्थल पर हवा, धूल और गंदगी के कणों सहित नमूने भी एकत्रित किए। एरिजोना विश्वविद्यालय में मिशन के प्रमुख अन्वेषक डांटे लॉरेटा ने बताया कि मिशन के प्रमुख वैज्ञानिक उद्देश्यों में से एक पुराना नमूना वापस करना है। नमूने को लैंडिंग स्थल के पास
एक अस्थायी साफ कमरे में पहुंचाया गया। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि मंगलवार को पहली बार नमूना देखने के लिए ढक्कन हटा दिया जाएगा। नमूने से वैज्ञानिकों को क्या हासिल होगा? देखो, जानकारी के मुताबिक जो है, नमूने के बारे में विवरण देने के लिए 11 अक्टूबर को जॉनसन स्पेस सेंटर से नासा प्रसारण करेगा। यही शोधकर्ताओं की मंगलवार को नमूने से कुछ बारीक सामग्री इकट्ठा करने की योजना है। नासा से जुड़े वैज्ञानिक लारेटो ने बताया कि प्रारंभिक विश्लेषण में खनिजों और रासायनिक तत्वों की मौजूदगी का पता लगाया जाएगा। जॉनसन स्पेस सेंटर के अंदर एक अलग साफ कमरे में वैज्ञानिक अगले 2 वर्षों तक चट्टानों और मिट्टी का विश्लेषण करेंगे। नमूने को भी बांटा जाएगा और दुनिया भर की प्रयोगशालाओं में भेजा जाएगा। बता दें कि कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी और जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी भी मिशन के भागीदारों में है। जापान पहले 2 बार एस्ट्रॉइड्स की मिट्टी को लाने में सफल हो चुका है। लगभग 70% नमूना भंडारण में मौलिक रहेगा, ताकि भविष्य की पीढ़ियां बेहतर तकनीक के साथ जितना संभव हो सके उससे भी अधिक सीख सकें। नमूने क्यों अहम है? देखो, नमूने के साथ आई चट्टानें और मिट्टी हमारे सौर मंडल की शुरुआत के बारे में अहम जानकारी दे सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि बेनू जैसे कार्बोनेसियस क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के निर्माण के दौरान जल्दी ही ग्रह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिससे पानी जैसे तत्व मिले। वैज्ञानिकों का मानना है कि बेनू सौर मंडल की अपनी सबसे पुरानी सामग्री का प्रतिनिधि है, जो विलुप्त हो रहे बड़े तारों और सुपरनोवा विस्फोटों से बनी है। इसी कारण से नासा छोटे पिंडों को समर्पित इन मिशनों में निवेश कर रहा है, ताकि वैज्ञानिकों की समझ को बढ़ाया जा सके कि हमारा सौर मंडल कैसे बना। नमूने के पृथ्वी पर उतरने से क्षुद्र ग्रह के बारे में भी जानकारी मिल सकती है, जिसके भविष्य में पृथ्वी से टकराने की आशंका है। दरअसल पृथ्वी के नजदीकी क्षुद्र ग्रहों की संख्या के बारे में अधिक समझ अहम है, जो अंततः हमारे ग्रह के साथ टकरा सकते हैं। उसकी संरचना और कक्षाओं को बेहतर समझ यह अनुमान लगाने में महत्वपूर्ण है कि कौन से क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के सबसे करीब आ सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूंगी कि बेनू जो है, ये इसकी क्षुद्र का उल्कापिंड जो है लाने के लिए यान जो है 643 करोड़ किलोमीटर की यात्रा करके लौटा है। माना जा रहा है कि इसकी टक्कर से 22 परमाणु बमों के विस्फोट जितनी तबाही मचेगी। इससे बचने के लिए ही नासा ने ओसिरिस रेक्स मिशन को लॉन्च किया था, ताकि उसकी मिट्टी के सैंपल से यह पता किया जा सके कि वो कितना मजबूत उल्कापिंड है। इसे मिसाइल से अंतरिक्ष में उड़ाया जा सकता है या इसकी दिशा बदलने के लिए किसी यान या हथियार को अंतरिक्ष में भेजने की जरूरत है। कैप्सूल ग्रेट सॉल्ट लेक रेगिस्तान में उतर चुका है। अब इसके सैंपल के निकालकर इसकी जांच पड़ताल होगी। यह कैप्सूल छोटे फ्रिज के आकार का है। ओसाइरिस रेक्स, यानी इसका पूरा नाम जैसे मैंने अभी आपको बता ही दिया है, ऑरेंजेस स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन एंड सिक्योरिटी रेगोलिथ एक्सप्लोरर। यह अमेरिका का पहला मिशन है जिसे उल्कापिंड का सैंपल लाने के लिए भेजा गया था। इससे 3 साल पहले बेनू से सैंपल जमा किया था। तब से यह धरती की तरफ लौट रहा था। 45 किलोग्राम के कैप्सूल में करीब 250 ग्राम सैंपल है। वायुमंडल में घुसते ही उसने लावा से दोगुना ज्यादा गर्म तापमान बर्दाश्त किया। यह धरती में जिस गति से वायुमंडल में आया, ये एक ना बहुत बड़ी कमाल की बात है। देखो, इंसानों द्वारा बनाया गया दूसरा सबसे तेज वायुमंडल में आने वाली वस्तु है ये कैप्सूल। यह अंतरिक्ष में हाइपरसोनिक गति से यात्रा करते हुए धरती की ओर आया था। इससे भी एक तरफ हीट शील्ड लगी है, जो इसे धरती के वायुमंडल में आते समय उसे जलने से बचाएगी। धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते समय इसकी स्पीड आवाज की गति से 36 गुना ज्यादा थी, लेकिन लैंडिंग 10 मील प्रति घंटा की रफ्तार से हुई। यानी पैराशूट के जरिए 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से
नासा की रिकवरी टीम हेलीकॉप्टर और ट्रकों से रेगिस्तान की तरफ रवाना हो चुकी है। जहां भी लैंडिंग होगी वहां ये टीमें अपना उसको रिकवर कर लेंगी और उन्होंने कर भी लिया। ग्रेट सॉल्ट लेक रेगिस्तान अपनी गर्मी और नमक की खेती के लिए जाना जाता है। नासा के वैज्ञानिक और मौसम वैज्ञानिक लगातार इस कैप्सूल की यात्रा पर नजर रख रहे थे। इस यान को बेनू एस्ट्रॉयड की स्टडी के लिए 7 साल पहले लॉन्च किया गया था। कैप्सूल अपनी तय जगह से 58 किलोमीटर इंटू 14 किलोमीटर की रेंज में कहीं पर भी लैंड कर सकता था। सैंपल लेकर लौट रहे नासा के कैप्सूल के प्रोजेक्ट मैनेजर रिच बर्न्स ने कहा कि हमने 7 साल पहले इस यान को बेनू से सैंपल लाने भेजा था। ये बात अलग है कि बेनू के टकराने से जो नुकसान होगा वो बहुत भयानक होगा, लेकिन उसकी संभावना 2700 में एक ही है। बेनू उस उल्कापिंड से 20 गुना कम चौड़ा है जिसने डायनासोरों को पृथ्वी से खत्म कर दिया था। लेकिन अगर यह टकराया तो तबाही बड़ी होगी, चाहे जमीन से टकराए या फिर समुद्र में गिरे। इसकी वजह से पूरी दुनिया से कई जीवों की आबादी खत्म हो सकती है। इसकी टक्कर से बनने वाला गड्ढा करीब 10 किलोमीटर चौड़ा होगा, तो आप अंदाजा लगा लो कितना खतरनाक होगा। इसकी वजह से टक्कर वाली जगह के चारों तरफ करीब 1000 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन अगर ये समुद्र में गिरा तो तबाही कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि इसकी टक्कर से उठने वाली सुनामी लहर आसपास के द्वीपों या देश में भयानक तबाही मचा सकती है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर करें। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है, प्लीज किया करें। धन्यवाद।